जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विद जॉय में। और आज आपको हिंदी वर्णमाला का जो भी क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, हिंदी वर्णमाला की जो भी थ्योरी थी वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, 3 वीडियोस डाल चुका हूँ मैं। तो जिन भी लोगों ने नहीं देखी हैं वो 3 वीडियोस प्लीज़ जाके देख लीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी वर्णमाला के स्वर, व्यंजन, उनके प्रकार, ट्रिक्स, टेक्निक्स सारा कुछ मैं बता चुका हूँ। तो आप प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए, तभी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि तभी इस क्विज़ का कोई फ़ायदा निकलेगा। अगर आप डायरेक्ट इस क्विज़ को देखते हैं तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपकी समझ में ना आएँ। तो प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, और जो भी इस क्विज़ को और उन तीनों वीडियोस को देख लेगा तो उसे हिंदी वर्णमाला का 1, 2, 5 जो भी क्वेश्चन कहीं से भी मिलेंगे वो उन क्वेश्चंस को नहीं छोड़ेगा किसी भी एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है इस क्विज़ का, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी, दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी तीनों, तो उसमें मैंने सबसे छोटी इकाई बताई थी ध्वनि। ठीक है ना? तो ध्वनि सबसे छोटी इकाई होती है, बट मौखिक तौर पर, अगर लिखित तौर पर आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वो वर्ण होती है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ध्वनि और वर्ण दोनों लिखे मिलते हैं, तो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी ध्वनि को देंगे और सेकंड प्रायोरिटी आप वर्ण को देंगे। अगर दोनों में से कोई एक लिखा मिलता है तो आप उसी को प्रायोरिटी दे देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्ण। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि देखने में आपको आसानी हो। चलिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्ण। ठीक है, अगला है वर्णमाला कहते हैं, यानी वर्णमाला किसे कहते हैं, अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे। तो देखिए, मैंने आपको बताया था, शुरुआत में ही बताया था, पहले ही दिन जो पहली वीडियो डाली थी, कि वर्णों की व्यवस्थित समूह को, यानी जो वर्णों का व्यवस्थित समूह है या व्यवस्थित क्रम में वर्णों को व्यवस्थित किया जाता है, उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अगला है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो मैंने आपको पिछली वीडियो में, वीडियो नंबर 3 में बताया था, उच्चारण स्थान किस तरीके से डिसाइड करते हैं, तो उसका जो सूत्र थे वो बताए थे। तो अकुह विसर्ग नाम कंठ। ठीक है, तो उत्तर आ जाएगा आपका ए, क और ख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से होंगे? मूर्धन्य, ऋटु रसा नाम मूर्धन्य, ये मैंने आपको बताया था। तो ट वर्ग वाले जो हैं वो सभी के सभी क्या होंगे? मूर्धन्य होंगे। तो ट, ठ, ढ, ढ। ठीक है, तो इसमें क्या है? ड, ढ। ठीक है, ऋटु रसा नाम मूर्धन्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अल्प प्राण कौन सा है? तो अल्प प्राण के लिए मैंने आपको बताया था टेक्निक। ठीक है, तो अगर आपको टेक्निक याद होगी तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो कौन सा है? क और ग, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, मैंने आपको बताया था 1, 3, 5 ये वाली टेक्निक बताई थी। ये किसके लिए होती है? अल्प प्राण के लिए। 2, 4 यानी वर्ग, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा ये होंगे अल्प प्राण, और दूसरा, चौथा ये होंगे महाप्राण। ठीक है, ये टेक्निक मैंने बताई थी आपको। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, साथ साथ में एक्सप्लेनेशन भी करा रहा हूँ जिससे कि आपको कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से नासिक्य कौन सा बताना है कि नासिक्य व्यंजन कौन सा है? तो मैंने आपको बताई थी, किसी भी वर्ग का पंचमाक्षर। कौन सा? पंचमाक्षर। ठीक है ना, पंचमाक्षर किसी भी वर्ण वर्ग का क्या होता है? वो नासिक्य होता है। और क्या? अनुस्वार। और क्या होता है? अनुस्वार, बिल्कुल सही। ठीक है, और अनुस्वार होता है। ठीक है, अनुस्वार में आपका क्या आता है? अनुस्वार में आता है आपका छोटी अंग। क्या आता है? छोटी अंग, यानी ये वाली जो छोटी अंग होती है ये अनुस्वार में आती है। ठीक है, चलिए, तो पंचम वर्ण कौन सा होता है? अयंगणनम। क्या होते हैं? यंगणनम। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, अगला है, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? तो यानी ये जब ए ऐ का उच्चारण होता है तो उनको कौन से कहते हैं उच्चारण के हिसाब से? तो मैंने आपको बताया था कि ए ऐ बनाने के लिए क्या होता है? ई प्लस अ।
तो जब इसका उच्चारण होगा तो जो ई का है उच्चारण स्थान वो और जो आ का है उच्चारण स्थान वो, दोनों ही उच्चारण स्थान यूज होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इचु यशानाम तालब्य, तो ये तालब्य भी है, और अकुह विसर्ग नाम कंठ, तो ये कंठ भी है। तो दोनों को मिला लिए तो क्या बन गया, कंठ तालब्य, बिल्कुल सही। हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह किसे कहते हैं? देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में वीडियो नंबर 3 में बताया था कि आयोगवाह वे होते हैं जो न तो स्वर के अंदर में आते हैं और न ही व्यंजन के अंदर में, यानी जिनकी मात्राएं स्वर की तरह लगती हैं और जिनके उच्चारण व्यंजन की तरह होते हैं। ठीक है ना, जिनका उच्चारण व्यंजन की तरह किसी न किसी वर्ण की सहायता से होते हैं, मतलब वो इंडिविजुअल नहीं होते, तो वो दोनों स्वर और व्यंजन दोनों की तरह बिहेव करते हैं। तो जिनका व्यवहार दोनों की तरह हो, स्वर और व्यंजन की तरह, उनको हम क्या कहते हैं, आयोगवाह। ठीक है ना, तो आयोगवाह क्या हो जाएंगे हमारे, छोटी अंग और बड़ी अंग, यानी अनुस्वार और विसर्ग, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आयोगवाह। छोटी अंग को अनुस्वार कहते हैं और बड़ी अंग को विसर्ग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित व्यंजन है। द्वित व्यंजन मतलब ऐसा व्यंजन जो आधा हो और उसके साथ उसी का पूरा हो, जैसे कि दिल्ली, इसमें द्वित है, यानी इसमें जो ल है वो द्वित हो गया है। ठीक है, एज इट इज़ याद रखिए, द्वित का मतलब है एक आधा बनेगा एक पूरा बनेगा, जैसे दिल्ली, बिल्ली। ठीक है ना, इस तरीके से, जैसे कच्चा, बच्चा, इसमें आधा चा है फिर पूरा चा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, श तालव्य श, मूर्धन्य श, तालव्य मूर्धन्य और दंत स और ह, ये व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो भाई ये व्यंजन कहलाते हैं संघर्षी। कैसे व्यंजन कहलाते हैं, संघर्षी, क्योंकि इन्हें बोलने में घर्षण पैदा होता है। क्या पैदा होता है, घर्षण। ठीक है ना, इन्हें बोलने में घर्षण होता है, ये वाला श आएगा, इन्हें बोलने में घर्षण पैदा होता है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये संघर्षी व्यंजन होते हैं, इन्हें बोलने में थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है और घर्षण पैदा होता है। जब मैं आपको पढ़ा रहा था आयोगवाह, फिर आयोगवाह के बाद में श श स ह, ये भी बताए थे मैंने। ठीक है, तो इनको कहते हैं संघर्षी। ठीक, और जो च वर्ग होता है, च वर्ग को बोलते हैं ऊष्म संघर्षी। ठीक है ना, च वर्ग को क्या बोलते हैं, ऊष्म संघर्षी, क्योंकि ये ऊष्म होते हैं, हवा निकलती है इनमें से, और ये संघर्षी भी होते हैं। माई मिस्टेक, स्पर्श संघर्षी, सॉरी, इनको क्या कहते हैं, च वर्ग को स्पर्श संघर्षी, क्योंकि स्पर्श व्यंजन जो होते हैं ना, 5 जो होते हैं, क से लेके और माँ तक, ये 5 होते हैं स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन में ये च वर्ग जो है स्पर्श संघर्षी कहलाता है, और ये श श स ह ये खाली संघर्षी होते हैं। तो कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेखांक निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। कैसी ध्वनियाँ बतानी है हमको, नवीन वाली ध्वनियाँ जो नवीन विकसित है। देखिए तो हिंदी में नई ध्वनियाँ कौन सी होंगी, जो किसी दूसरी भाषा से आई हैं वही तो नहीं होंगी, जिनको हमने लिया है। तो कौन सी ली है हमने, ख, सिंपल है ये तो। देखिए मैं साथ साथ एक्सप्लेनेशन इसलिए भी करा रहा हूँ ताकि जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो थोड़ा थोड़ा समझ पाएँ, और बाकी समझने के लिए मेरी वीडियोज़ को देख लें जो मैंने डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो डाली हैं। ठीक है, जिनमें एक्सप्लेन किया है पूरा, और जिन लोगों ने देख लिया है वीडियोज़ को उनका थोड़ा रिवीजन हो जाए ये करते टाइम, यही उद्देश्य है। बाकी मैं सीधा सीधा क्वेश्चन करा दूंगा, तो सीधे सीधे क्वेश्चन से आपका क्या, क्वेश्चन तो हो जाएंगे बट दिमाग में वो चीज़ें रिकॉल नहीं होंगी। तो वो रिकॉल कराने की वजह से थोड़ा थोड़ा बीच में मैं बताता चल रहा हूँ, और आपको देखना भी है, देखने के साथ साथ सुनना भी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं लिखता नहीं हूँ, उन्हें बोल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो सुनिए भी साथ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि घोष वर्ण कौन सा है निम्न में से, घोष वर्ण कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था घोष को ही सघोष भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, सघोष बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, कहीं भी घोष और या सघोष लिखा दिख जाए आपको, तो घोष और सघोष का मतलब एक ही होता है। ठीक, घोष और सघोष का मतलब एक ही बात होती है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो निम्न में से घोष वर्ण कौन सा हो जाएगा, तो घोष वर्ण हो जाएगा म। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, म। ठीक है, तो कौन सा है, ये 5वां है। तो घोष वर्ण कौन से होते हैं, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 3 4 5 यानी 345, और 1 2 ये क्या होते हैं, ये होते हैं अघोष। ठीक है, पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवां सघोष। और मैंने पहले अल्पप्राण महाप्राण आपको कराए दिए हैं, 1 3 5 ये अल्पप्राण होते हैं, और 2 4 ये होते हैं महाप्राण। ठीक है, किसी भी वर्ग का पहला तीसरा पांचवां अल्पप्राण, दूसरा चौथा महाप्राण। और अघोष में पहला दूसरा ये अघोष होते हैं किसी भी वर्ग के, और किसी भी वर्ग के तीसरा चौथा पांचवां वर्ण जो है वो सघोष होता है। तो ये मैं पहले भी करा चुका हूँ, बस केवल रिवाइज कराया आप लोगों को। चलिए
तो कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा म, ऑप्शन सी। ठीक है, ये 11 में मैं करा ही चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद में देखिए अमानक वर्ण कौन सा है, यानी जो मानक हिंदी में नहीं लिया गया है, यानी मानक हिंदी जो हमें बताई जाती है ना, उसमें इनमें से कौन सा वर्ण नहीं लिया? ये या ये, कौन सा नहीं लिया गया? ऑप्शन नंबर सी को नहीं लिया गया है। भ ये वाला सही है, ये वाला भा सही है, इसको नहीं लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि क ग ज फ ये ध्वनियाँ कौन सी हैं? देखिए इनके सबके नीचे नुक्ता लगा हुआ है। नुक्ता जहाँ लगा मिले आंख बंद करके अरबी फारसी मारिए। ठीक है, आगे बढ़िए। मूल वर्ण, हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? तो मूल वर्णों की संख्या अगर पूछी जाए तो क्या लगाएंगे? 52 टिक लगाना है, 52। ठीक है, ये मैं आपको करा चुका हूँ, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में कराया था कि वर्ण कितने होते हैं, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं। अगर आपसे पूछता है कि कुल व्यंजन कितने हैं तो क्या करना है, कुल मूल स्वर पूछें तो क्या करना है, वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। तो कृपया करके जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि ये 52 कैसे लगाया मैंने, तो वो मेरी वीडियोज़ को देख लें, क्योंकि ये वीडियो फिर लंबी हो जाएगी ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट है क्ष। क्षत्रिय वाला क्ष जो है ये किस ध्वनि के अंतर्गत आता है? तो देखिए ये क्ष जो है इसमें क शामिल है आधा और मूर्धन्य स शामिल है, इन दोनों को मिला के ही तो बनाया। तो इसमें क की कंठ ध्वनि आ गई और मूर्धा आ गई, तो कंठ मूर्धा दोनों हो गई, तो ये संयुक्त हो गया। तो कैसी ध्वनि हो जाएगी? संयुक्त ध्वनि हो जाएगी, और इसमें संयुक्त वर्ण हो जाएगा। ये कैसा वर्ण हो जाएगा? ये संयुक्त वर्ण हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हिंदी शब्दकोश में क्षत्रिय वाला क्ष जो है वह किस वर्ण के बाद आता है क्रम से? अगर क्रम में सजाया जाए तो किस वर्ण के बाद आता है? तो देखिए ये मैं आपको वीडियो नंबर 2 में बता चुका हूँ कि ये जो संयुक्त वर्ण हैं क्ष, त्र, ज्ञ, स्र, ये कैसे इनका शब्दकोश में आता है, और शायद तीसरी वीडियो में इसके बारे में पूरी तरह से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप तीसरी वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इसका सही उच्चारण आंसर हो जाएगा क। ये क के बाद आता है, जो शब्दकोश होता है हिंदी उसमें क के बाद आएगा क्ष, और त के बाद आएगा त्र, और ज के बाद आएगा ज्ञ, और स के बाद आएगा श्र, ये वाला श। कौन सा? तालब्य श, एचु ये शा नाम तालब्य श। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर है 17 का ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए। अब ज्ञ वर्ण जो है देखिए इसका उच्चारण करते हैं, 18वां क्वेश्चन, इसका उच्चारण करते हैं ग और य से, या फिर किससे कर देते हैं? ग और य से। किससे? ग और य से। ठीक है, इसका उच्चारण कर दिया जाता है। लेकिन उच्चारण तो कर दिया हमने, बट उच्चारण के हिसाब से नहीं आएंगी चीज़ें कैसे आएंगी? चीज़ें आएंगी ऐसे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज और य। ज्य होता है लिखते टाइम, लिखित में इसको ज्य लिखेंगे। कृपया करके एग्ज़ाम में ये वाला मत मार देना, आधा ज आएगा। अगर आप ऐसा करके आते हो तो आपका एक क्वेश्चन तो कटेगा, साथ में नेगेटिव चिपक जाएगा। तो प्लीज़ आंखों को खोल कर देखें जब लगाएं, क्योंकि देखिए दोनों लगभग सिमिलर लग रहे हैं, और पेपर करते टाइम आप दोनों में कन्फ्यूज हो जाएंगे। कितने भी आप होशियार हों तो आप समझ लीजिए कि आधा वर्ण आएगा पहला। ठीक है, आगे चलते हैं। अघोष वर्ण कौन से हैं? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ सघोष और अघोष के लिए क्या किया जाना है, क्या नहीं किया जाना है, ये मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ। तो इस ट्रिक के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब स हो जाएगा। स क्या है? अघोष है, बिल्कुल सही। बाकी ये सारे सघोष हैं, क्योंकि सभी स्वर सघोष होते हैं, तो ये तो वैसे ही हट गया। और देखिए च, छ, ज ये तीसरा है, और ह काकल्य है, काकल्य वर्ण है, तो इसमें घोषित तो ज़्यादा हो रहा है, और ये तो सबसे ज़्यादा घोषित तो करता है, तो ये तो वैसे ही हट जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। घ का उच्चारण स्थान बताइए, यानी घ से घड़ी, घा से घर, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो अकुह विसर्ग नाम कंठ, तो ये क वर्ण में आता है, क ख ग घ, तो कैसे आएगा? कंठ से आएगा। अकुह विसर्ग नाम कंठ, तो इसका उच्चारण किससे होगा? कंठ से होगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका कहता है कि संयुक्त व्यंजन कौन सा है? जो दिए गए हैं इनमें संयुक्त कौन सा है? देखिए ये संयुक्त होगा नहीं, ये द्वितीय व्यंजन है, ये भी द्वितीय व्यंजन है, ये पंचम अक्षर है, तो संयुक्त कौन सा बचा? ये अकेला बचा, तो ये हो जाएगा हमारा संयुक्त व्यंजन। कौन सा हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन नंबर बी हो गया 21 का। ठीक है, निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो दंत कौन से होते हैं? त वर्ग होते हैं, ठीक है ना, त वर्ग दंत होते हैं, त थ द ध न, तो ये तो तीनों होंगे, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। कौन नहीं होगा? ट नहीं होगा।
ट किससे होता है? ये मूर्धा से होता है, ऋतु रसानाम मूर्धन्य, तो इसका किससे उच्चारण होता है? मूर्धा से, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 23, जिन शब्दों के अंत में अ आता है, छोटा आ, वे शब्द क्या कहलाते हैं, यानी उन्हें हम क्या कहते हैं? देखिए, अ से जिसका अंत होता है, जिसका अ से अंत होता है वो क्या कहलाता है? अकारांत कहलाता है। सिंपल है, आगे बढ़ जाएं। चलिए नेक्स्ट है क्षत्रिय वाला क्ष जो है वर्ण किसके योग से बना है? क्षत्रिय वाला क्ष मैं अभी बता के चुका हूँ जस्ट, आधा क और पूरा श। देखिए आधा क और पूरा श, ये मत लगा दीजिएगा, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा ये क और मूर्धन्य श। क्या होगा आंसर? क और मूर्धन्य श, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या, देखिए इस प्रश्न को देख लीजिए, ये स्वरों की कुल संख्या पूछ रहा है, कुल संख्या। तो कुल संख्या अगर पूछता है तो 13 हो जाएगी, और खाली कुल संख्या ना पूछकर खाली संख्या पूछेगा तो 11, और मूलतः पूछेगा, मूलतः त के पीछे विसर्ग लगा के पूछता है, अगर मूलतः कितनी होगी तो आप 10 लगा दीजिएगा, ठीक है। ये मैं वैसे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, अपनी फर्स्ट वीडियो में, तीनों चीज़ें। और देखिए आगे क्वेश्चन मिलेगा जिसमें 11 लगाना है आपको, तो आपको पता लग जाएगा 11 कब लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? देखिए स्वर कौन सा नहीं है? आ, उ, ए तीनों हैं, क्या नहीं है? य नहीं है, य स्वर नहीं है। देखिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ना B.Ed 2004, B.Ed 2004, अध्यापक भर्ती 2003, ये बड़े बड़े पुराने पेपर हैं। ये गुरुजी क्या पता नहीं क्या करा रहे हैं, बहुत पुराने। देखिए ये जब की डेट पड़ी हुई है ना, जब से लेके पीछे तक और जब से लेके आगे तक, यानी 2003 से लेके 2023 तक ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। यानी लगभग पिछले 20 सालों से, पिछले 20 सालों से, 15 से लेके 20 सालों से ये क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में, साल भर में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें हिंदी के जो पोर्शन होता है उसमें कहीं ना कहीं पूछा गया है। आप इस बात को यकीन मानिए, अगर मेरी बात का आपको यकीन नहीं है तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, कहीं भी सर्च कर सकते हैं, और आपको मिलेगा कि जो मैंने क्वेश्चन इसमें कराए हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में साल भर में रिपीट ज़रूर हुए हैं, और इनसे बाहर वो क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं क्योंकि वर्णमाला है ही इतना सा चैप्टर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से ट वर्ग नहीं है, तो ऋतु रसानाम मूर्धन्य, तो ट ठ ड ढ ण, और घ किस में आता है? कंठ में आता है, अकुआ विसर्ग नाम कंठ, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? अब देखिए इसने सीधा क्वेश्चन पूछा, सिंपल, व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपको सीधा 33 मार देना है, दिमाग नहीं लगाना है। कुल पूछता या टोटल पूछता तो फिर 35 या 37 जैसे भी हो वो लगाते। अगर वो केवल व्यंजनों की संख्या पूछ रहा है तो आपसे वो मूल व्यंजन ही पूछ रहा है, तो वो होते हैं हमारे 33, ठीक है, जिसमें फिर और जुड़ के बढ़ जाते हैं, 37 41 तक पहुंच जाते हैं, 41 तक पहुंच जाते हैं व्यंजन, ठीक है ना। तो मूलतः 33 ही होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर मतलब जो जिह्वा के पिछले स्थान से, यानी गले की तरफ वाला जो हिस्सा होता है उससे बोला जाता है। तो देखिए इन दोनों को तो आउट कर दीजिए, ऑड वन आउट हैं ये, क्योंकि ये तो स्वर हैं ही नहीं, तो ये तो होंगे ही नहीं। अब ये दो बचे, ठीक है। तो ई जो है, ई बोल के देखिए तो ये अग्रभाग से बोला जा रहा है, तो ये भी हट गया, तो पश्च भाग से क्या बुलाया जाएगा? अ। और मैंने आपको बताया था कि केवल छोटा आ जो है वो एक ऐसा स्वर है जो मध्य भाग से बोला जाता है, ठीक है, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयोगवाह क्या है? आयोगवाह जो है वो किस कैटेगरी में आते हैं? विसर्ग की कैटेगरी में, महाप्राण की, संयुक्त की, या फिर अल्प प्राण की? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, ए, विसर्ग की कैटेगरी में। अनुस्वार, विसर्ग के साथ में अगर ये अनुस्वार भी लिख देते तब भी और अच्छा था। अनुस्वार मैं आपको ये बता ही चुका हूँ पहले भी, ठीक है। अनुस्वार, विसर्ग, अनुस्वार दोनों क्या कहलाते हैं? आयोगवाह कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, अब बस 10 क्वेश्चन बचे हैं, करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 31, छ, छतरी वाला छ, ये छ जो है, छा छाता या छा छतरी, इसका उच्चारण स्थान बताइए क्या होगा? देखिए मैंने आपको बताया था इचु यशानाम तालब्य, यानी जो च वर्ग होता है वो किससे होता है? तालु से होता है। सीधा मारिए टिक, आगे बढ़ जाइए, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा जिससे आप उच्चारण स्थान का एक क्वेश्चन बनता है आप उसको कर पाएँ। और जहाँ हिंदी में 50 क्वेश्चन आते हैं तो समझ लीजिए वर्णमाला से 2 क्वेश्चन पक्के हैं। जैसे वीडियो का एग्ज़ाम होता है 150 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के, तो आप समझ लीजिए 2 क्वेश्चन आएंगे वर्णमाला से, और 2 क्वेश्चन का सीधा मतलब हो गया आपके 4 नंबर।
और किसी भी एग्ज़ाम में 4 नंबर आपको मेरिट में अंदर करा सकते हैं और 4 नंबर आपको मेरिट से बाहर भी करा सकते हैं। तो प्लीज़ ये 4 वीडियो है मेरी, 3 में डिस्क्रिप्शन है यानी थ्योरी बताई है मैंने, और ये चौथे वीडियो में क्वेश्चन कराएं। प्लीज़ इन 4 वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, आपकी वर्णमाला क्लियर हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं संधि की लेके आऊँगा, वर्तनी की लेके आऊँगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप मेरी हिंदी की सारी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, और जीके के मैं शॉर्टकट ट्रिक्स बता रहा हूँ उनको भी देखिए इसी चैनल पर। मेरी शॉर्टकट ट्रिक्स चल रही हैं जीके की, और मैंने रीजनिंग की शॉर्टकट ट्रिक्स बताई हैं, तो मैं ये चीज़ें करा रहा हूँ। तो आप प्लीज़ ज़रूर देखिए, इसलिए भी देखिए कि उसमें मेरा चैनल जो है उसका रीच बढ़ेगा, व्यूज़ बढ़ेंगे, और आपका भी फ़ायदा है उसमें। आपका ये फ़ायदा है कि आपको कंटेंट मिलेगा। शेयर भी कीजिए, जो इच्छुक हैं वो भी देखें, उनका भी फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? अभी मैंने आपको बताया था 4 संयुक्त व्यंजन थे, 3 तो यहाँ मिल गए आपको, एक रह गया है छत्र ज्ञ और श्र रह गया है। कौन सा रह गया है? श्र रह गया है। ठीक है, ये हमने श्र बना दिया, तो क्या रह गया? आंसर आपका बी, मूर्धन्य स जो है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। बिल्कुल सही। तालव्य क्या है? देखिए इचु यशानाम तालव्य, तो जो च वर्ग है वो तालव्य हो जाएगा। सीधा आप टिक मारिए और आगे बढ़ जाइए, इसमें तो सोचना ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। य र ल व ये क्या हैं? तो य र ल व ये 4 होते हैं अंतस्थ, ठीक है ना, और श श स ह ये 4 होते हैं ऊष्म। ठीक, तो 25 में ये 8 जुड़ जाते हैं, तो इस प्रकार बन जाते हैं आपके 33। ठीक है ना, 25 होते हैं आपके स्पर्श, 4 ऊष्म, 4 अंतस्थ, इस प्रकार आपके 33 हो गए। 33 में 4 जुड़ जाते हैं, कौन से? 4 जुड़ जाते हैं आपके संयुक्त, तो 39 हो जाते हैं। फिर 39 में 2 द्विगुण, तो 41। इस तरीके से आपके कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? 41 हो जाती है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में, तो फर्स्ट वीडियो को जरूर देखिए। तो इसका आंसर है सी। अनुनासिक कौन से होते हैं भाई? अनुनासिक में बोलने के लिए किस किस चीज़ की जरूरत? देखिए मुंह के बिना आप बोल ही नहीं सकते, तो मुंह तो ज़रूरी है। इसमें भी मुंह है और इसमें भी मुंह है। अब अनुनासिक बोल रहा है, नाक का प्रयोग हो रहा है, तो भाई केवल मुंह तो हो ही नहीं सकता उसमें, और केवल नाक भी नहीं हो सकती, तो क्या हो जाएगा? मुंह और नाक दोनों का प्रयोग होता है अनुनासिक में। ठीक है, क्लियर। और निरनुनासिक में कौन सा होता है? तो निरनुनासिक में केवल मुंह का प्रयोग होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया था, पंचमाक्षर होते हैं, और अनुस्वार को भी बोलते हैं अनुनासिक। लेकिन ये व्यंजन पूछ रहा है यहाँ पे, तो पंचमाक्षर बोलेंगे। किसी भी वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है वो क्या कहलाता है? अनुनासिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या क्या है? अभी हमने पढ़ा था स्वरों की कुल संख्या बताई थी, तो 13, और स्वरों की संख्या खाली पूछा है, तो क्या लगा देंगे? 11 लगा देंगे। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। देखिए आप इन क्वेश्चंस को अगर 40 या 41 क्वेश्चन समझने की भूल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ये 40-41 क्वेश्चन नहीं है। मैं साथ में जो एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, अगर इसको जोड़ लिया जाए तो ये कम से कम 100 क्वेश्चन बैठेंगे आपके। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि एक ऑप्शन में 4-4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो वैसे देखिए तो 4 चौके 16, 160 हो गए, लेकिन 160 में सारे ऑप्शन तो एक्सप्लेन करने लायक नहीं है, तो लगभग 100 क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको। और ये 100 क्वेश्चन ऐसे हो गए वर्णमाला पर। 100 क्वेश्चन करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपकी वर्णमाला में कुछ बचेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंठोष्ठ कौन से हैं? यानी जो कंठ से यानी गले से और होठ से बोला जाता है। तो इसमें एक छोटा सा मिसप्रिंट है, आप उसको ठीक कर लीजिए। अभी मैं कर देता हूँ उसको ठीक। देखिए ये मिसप्रिंट है इसमें, चलिए ये मैंने ठीक कर दिया। अब सही है। तो बताइए क्या होगा इसमें? बड़ा ओ, छोटी ए, का या त। तो देखिए कंठोष्ठ ध्वनि यानी कंठ से और होठ से जो बोली जाए, तो भाई देखो ये तो बोली नहीं जा सकती, ये तो व्यंजन है दोनों, तो ये तो ऑड वन आउट हो गए, इन्हें तो भूल जाओ। अब 2 बचे। तो कंठ मतलब गला, गला कहाँ आता है? अकु का विसर्ग नाम कंठ, तो अ से। और ओष्ठ क्या बोलता है? उपध्वनीय नाम यानी उ वर्ग, यही तो हो सकते हैं दोनों, उ और बड़ा आ, दोनों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? बड़ा ओ। बिल्कुल सही। ठीक है, अगला है भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम बताइए। देखिए सबसे पहले भाषा इकाई किस प्रकार से बनती है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो पहला क्वेश्चन था उसी में बताया था कि ध्वनि से शुरुआत होती है। किससे होती है? ध्वनि, ध्वनि के बाद वर्ण आता है, वर्ण के बाद फिर शब्द आता है, शब्द के बाद फिर पद, पद के बाद फिर वाक्य। इस प्रकार से चीज़ें चलती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुंह तक का विवरण बताइए। कंठ से लेकर, गले से लेके और आगे होठों तक का आपको वर्णन करना है। तो देखिए सबसे पहले कंठ आएगा, फिर तालव्य आएगा, फिर मूर्धन्य आएगा, मूर्धन्य तो इसमें है नहीं, फिर वर्त से आएगा, दंत आएगा और ओष्ठ आएगा। तो देखिए वर्त के अंदर लोग क्या बताते हैं मुझे नहीं पता, पर देखिए न आता है उसके अंदर,
न, र, ल, स और ज। न, र, ल, स, ज ये आते हैं किसके अंदर आते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। ये हमारा आते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, वर्ष के अंदर। न, र, ल, स, ज वर्ष के अंदर आते हैं। न, र, ल, स, ज, ठीक है, वर्ष व्यंजन होते हैं, ठीक है। दोबारा से लिख दे रहा हूँ, न, र, ल, स और ज। ध्यान में रखना, आपको वर्ष पूछता है तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन में दे तो आप टिक लगा देना। हो सकता है, देखिए नरल तो सभी बताते हैं, ये ऊपर वाले जो तीन है ना, आप जिस किसी से भी पढ़ेंगे और बहुत सारी बुक्स में भी ये तीन ही दे रखे हैं, बट ये दोनों भी हैं। वर्ष का सीधा मतलब होता है कि आपकी जीवा मतलब ये जीव का जो आगे की नोक होती है, ये नोक जो है दांतों की, ये पंक्ति ऐसे लगी रहती है, तो उसके मसूड़ों की और दांतों की जहाँ शुरुआत होती है जड़ों से, वहाँ टकराती है। आप बोल के देखिए, न, र, ल, स, ज, तो ये टकराएगी। देखिए स, ज में तो नीचे वाले दांतों से और नरल में ऊपर वाले दांतों से। दांतों से नहीं, एक्चुअली में मसूड़ों और दांतों का जो जहाँ से ज्वाइनिंग पॉइंट है वहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर ल जो है, देखिए मैंने प्रयत्न के आधार पर, ठीक है, उच्चारण के आधार पर, सभी के आधार पर मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ये कराया है वर्णों का, वर्णमाला का, तो आप उसको फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए। तो ल जो है किस प्रकार की ध्वनि है? तो ल जो है पार्श्विक ध्वनि है। कैसी ध्वनि है? ल जो है पार्श्विक ध्वनि है, ठीक है। तो आपके 40 क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर था एक, कंठ, तालव्य, वर्ष, दंत और ओष्ठ, इस प्रकार से आएगा सीक्वेंस। और आपके 41वें क्वेश्चन का आंसर है पार्श्विक ध्वनि है ये, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने आपके 41 क्वेश्चन कराए हैं, और इन 41 क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि ये लगभग 100 क्वेश्चन के बराबर हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, ये क्वेश्चन कहने में 41 हैं, बट ये 41 नहीं है, ये 100 क्वेश्चन के बराबर हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और ये आपका चैनल है, आप अपने चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टारगेट विद जॉय। और यहाँ आपको हिंदी की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस दे रहा हूँ मैं, और साइंस का देखिए आप ट्रिक्स दी हैं, और जो शॉर्ट्स डालता हूँ मैं, शॉर्ट्स में भी ट्रिक्स डालता हूँ, तो आप शॉर्ट्स को भी देखिए। और ये सारा मटेरियल पढ़ाई जो सच में पढ़ने के इच्छुक हैं वो ज़रूर देखेंगे इस वीडियो को। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।